Good morning class. Today's topic is theory of distribution. Theory of distribution या आप कह सकते हैं वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। मीन्स जो आपका प्रोडक्ट आप मार्केट से ख़रीदते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए जो भी आपको कहना चाहिए एक तरह से जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है और किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को इस तरह से एलोकेशन करते हैं कि आपको प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा उसका सही रिज़ल्ट मिल सके। तो हम यहाँ पे समझेंगे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो आपके रिसोर्सेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। अब इन रिसोर्सेस में आपका क्या आता है, जैसे कि आपका आता है लैंड आता है, लेबर आता है, कैपिटल आता है और जो इस तरह के वर्क को करने के लिए रिस्क लेता है। इन सब का क्या होता है, अलग अलग हिस्सा होता है। अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हो या एक फर्म चला रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन सब का कुछ ना कुछ हिस्सा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बिज़नेस कर रही हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो लैंड है, लैंड पे क्या रहेगा, उसका रेट रहेगा, ठीक है। प्लस जो लेबर हैं उनको क्या देना पड़ेगा, उनका जो भी वर्क करते हैं जितने आवर उसके अकॉर्डिंग उनका जो भी बनता है एक दिन का सैलरी आपको वो पे करना पड़ेगा। प्लस अगर आप पर्टिकुलर उस बिज़नेस को चलाते हैं तो आप क्या लेंगे, पर्टिकुलर उसमें से अपने बिज़नेस का हिस्सा लेंगे। तो इस तरह से जितने भी लोग क्या करना है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, हर कोई किसी ना किसी तरीके से क्या करता है, उस से अपना अपना हिस्सा वसूल करता है। क्यों? क्योंकि इन सब का अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग रेट है, इनको प्रॉपर अलग अलग पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग आपके प्राइसिंग फैक्टर्स दिए गए हैं कि कौन कौन से अलग से फैक्टर्स हैं और उसके अकॉर्डिंग उनके प्राइस किस तरीके से मिलते हैं। जैसे लैंड का क्या लगता है, रेंट लगता है, लेबर का वेजेस लगता है, कैपिटल का इंटरेस्ट मिलता है और ऑर्गेनाइज़र का क्या रहता है, सैलरी रहता है, एंटरप्रेन्योर का क्या रहता है, प्रॉफिट रहता है। तो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में हम टोटली इन प्राइजेस का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर जो जो इस प्रोडक्शन से रिलेटेड लोग हैं उनको क्या क्या सैलरी या क्या क्या अमाउंट उनके हिस्से में जाएगा। यहाँ पे हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट वो चीज़ है जो ये लोग सारे लोग मिलके लास्ट में आपके लिए एज आ आउटपुट निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन जो ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स कैसे हैं, कुछ लाइव हैं, कुछ अलाइव हैं और किसी का वैल्यू अलग है, किसी का वैल्यू क्या है, अलग है। हर चीज़ की कंडीशन टोटली यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। लेकिन जब ये सब मिल के काम करते हैं तब आपका प्रोडक्ट क्या होता है, क्रिएट होता है, वो मार्केट तक पहुँचता है, फिर आप उसे क्या करते हैं, परचेस करते हैं। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर कम या ज़्यादा होगा तो उसका डायरेक्ट असर किस पे पड़ेगा, टोटली जो आपका प्रोडक्शन है उसमें इसका असर पड़ेगा। अब इसलिए हम इसको समझेंगे कि क्या क्या कॉसेस हैं जिसके कारण हम इसका स्टडी प्रॉपर वे पे करते हैं। अब जैसे कि प्रोडक्ट का प्राइसिंग होता है तो वो प्रोडक्ट का प्राइसिंग टोटली इससे अलग होता है, वो प्रोडक्ट के लिए होता है। प्लस ये किसके लिए है, जो फैक्टर पर्टिकुलर हम यूज़ कर रहे हैं इस जो लास्ट कस्टमर के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए जिन फैक्टर की ज़रूरत है उनको आप पेमेंट कैसे करेंगे, उसका टोटली हम एनालिसिस करते हैं। अब जो ये फैक्टर्स हैं उनके लिए डिमांड किस तरह से क्रिएट होती है। जो फैक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, पहला तो होता है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड में कंडीशन क्या होती है कि डायरेक्ट वे पे डिमांड नहीं होती है, इसमें जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, इनडायरेक्ट वे पे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जब प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में आता है, कस्टमर में उसकी डिमांड बढ़ने लगती है, मीन्स अब जो फैक्ट्री है या जो फर्म है उसको क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब उसे और ज़्यादा प्रोडक्शन करना है मीन्स उसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा लेबर की और ज़्यादा कैपिटल की, हर एक चीज़ की क्वांटिटी उसको क्या करनी पड़ेगी,
इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिमांड होती है वो डायरेक्ट वे पे नहीं होती है, बल्कि कैसे होती है, इनडायरेक्ट वे पे होती है। जॉइंट डिमांड मीन्स अगर जैसे प्रोडक्ट रहता है तो प्रोडक्ट का डिमांड सीधे सीधे उस प्रोडक्ट का ही डिमांड होता है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होती है और प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होने के कारण फैक्टर्स की डिमांड इंक्रीज़ होती है, तो पर्टिकुलर किसी एक फैक्टर की डिमांड अराइज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों की कंडीशन अराइज़ होती है। जैसे लैंड की भी कंडीशन अराइज़ होती है, मशीनरी, नई टेक्निक, लेबर, कैपिटल, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की आपको क्या रहती है, कॉम्बिनेशन में ज़रूरत रहती है। मीन्स किसी एक फैक्टर को इंक्रीज़ करने से आपका काम यहाँ पे नहीं बनेगा। तो इसलिए इसका कैलकुलेशन हम अलग तरीके से करते हैं और प्रोडक्ट के प्राइस का कैलकुलेशन हम अलग तरीके से करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस इन सप्लाई। डिफरेंस इन सप्लाई में क्या कंडीशन होता है, जो आप सप्लाई करते हैं प्रोडक्शन, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जनरली जैसे कि एक प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी उसको बनाने में, ठीक है, प्रोसेस होता है, तो उसमें जो खर्चा आता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। किसके कंडीशन में, जब प्रोडक्ट रहता है उसकी कंडीशन में। अब ये प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा तो हमको क्लियर हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिन फैक्टर्स की ज़रूरत हमको होती है, ठीक है, उसको तो हम बना के नहीं ला रहे, उसको किसी प्रोसेस से हम ला रहे हैं क्या, नहीं ला रहे हैं। तो उनके रेट का कैलकुलेशन करना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे कि लैंड है, उसका कोई प्रॉपर रेट हम अलग से डिसाइड नहीं कर सकते और हम लैंड को अपने आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते। मान लो हमें ज़्यादा लैंड की ज़रूरत है लेकिन आसपास जगह ही नहीं है, तो आपको लैंड मिलना पॉसिबल होगा क्या, नहीं। वैसे ही लेबर का भी रेट कंटिन्यूएशन में एक जैसा रहे ऐसा ज़रूरी नहीं, उसमें फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन के बावजूद भी आप जिस तरह के लेबर और जितनी क्वांटिटी में लेबर चाहते हैं वो आपको आसानी से मिल जाए, ये भी पॉसिबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन है, जो भी आपका फैक्टर है वो मूवेबल है, नहीं है कि स्टेबल है, किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, हर एक चीज़ का आपको टोटली क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि एक लेवल तक, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लेबर का ही एग्ज़ाम्पल ले लो, लेबर का जो एग्ज़ाम्पल है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन क्या होती है कि एक लेबर है वो आपका 10 घंटे काम करता है, आपने उसका और पेमेंट बढ़ाया और अब आप चाहते हैं कि वो 12 घंटे काम करे। ठीक है, आपने पेमेंट बढ़ाया, वो 12 घंटे काम करने के लिए भी तैयार हो गया। अब आप फिर चाहते हैं कि आप 14 घंटे काम कराएंगे और उसका सैलरी या वेजेस और बढ़ा देंगे, तो वो उसके लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास टोटल कितने आवर हैं, 24 आवर है, तो उसको आराम के लिए कुछ ना कुछ टाइम चाहिए। वो टोटली 24 आवर आपके लिए काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो ये उसकी क्या हो गई, लिमिट हो गई। तो इन सारी चीज़ों का प्रॉपर अलग से हमको एनालिसिस करना पड़ता है, इसलिए फैक्टर का प्राइसिंग अलग कंडीशन है और प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या है, अलग कंडीशन है। प्लस नॉन इकोनॉमिक फैक्टर भी असर करते हैं, जैसे कि कोई जो अपनी जगह पे रहता है वो अपनी जगह छोड़ के जाना नहीं चाहता है। दूसरा, कई ऐसे सोशल फैक्टर होते हैं या कहना चाहिए धार्मिक या ह्यूमन फैक्टर होते हैं, जिसके कारण आप क्या करते हैं, किसी काम को करना नहीं करना के बारे में अपना पहले से मेंटली तैयार हो जाते हैं कि हमको ये करना है या नहीं करना है। तो उस कंडीशन में भी आप किसी को ज़बरदस्ती उस काम में लगा नहीं सकते। तो ये सारी कंडीशन पे हमको फोकस करना पड़ता है, किसमें, जब हम फैक्टर का प्राइसिंग डिसाइड करते हैं तब। अब नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब या इसे कह सकते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग यानी जब आप थ्योरी से रिलेटेड एनालिसिस करते हैं तो आपका मेन 2 मेथड है इसमें। एक है आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और दूसरा है आपका मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, लेकिन इनको समझने से पहले,
ठीक है, हमको इससे रिलेटेड कई और दूसरे वर्ड्स हैं जिसको हमको समझना ज़रूरी है कि ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यही क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है अगर आपको आगे की थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग समझनी है। मतलब फैक्टर प्राइसिंग किस तरीके से करते हैं उसको अगर आपको समझना है तो उसके दो कंडीशन हैं, एक है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और दूसरा है मॉडर्न थ्योरी। तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है उसको आपको समझना है तो उसमें इसकी 3 कंडीशन होती है, पहले आपको उसके बारे में समझना होगा। ये 3 कंडीशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये 3 कंडीशन है आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये 3 कंडीशन को समझना आपको ज़रूरी है। ठीक उसके नीचे आप देखिए तीनों के क्या दिए हैं, फॉर्मूले भी दिए हुए हैं कि किस तरह से आप इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, TPPN माइनस TPPN माइनस 1। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है, ये जैसे फॉर्मूला है इसमें जो MPPN है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, जो लेबर है उसकी nth यूनिट को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, TPPN किसको प्रेजेंट कर रहा है, जो टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है उसकी यूनिट्स को प्रेजेंट कर रहा है। और थर्ड है आपका TPPN माइनस 1। N-1 यहाँ पे आपका प्रेजेंट कर रहा है कि जो कंडीशन लास्ट की है, मीन्स या एक एक्स्ट्रा को जोड़ने से जो कंडीशन अराइज होती है उसके कारण जो डिफरेंस होता है और जो डिफरेंस का फिर हमको आंसर मिलता है उस आंसर को हम क्या बोलते हैं, MPP बोलते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, इसके थ्रू आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कपड़े का फर्म है, ठीक है। अब एक जो लेबर है वो कितना मीटर कपड़ा प्रोडक्ट करता है, 5 मीटर। जो दूसरा लेबर फिर आप लगाते हैं तो 2 लेबर होने पर प्रोडक्शन कितना होता है, 9 मीटर। मीन्स पहला जब एक सिंगल था तो कितना प्रोडक्शन हो रहा था, 5 मीटर। जब 2 लेबर आए तो प्रोडक्शन कितना हो गया, 9 मीटर। अब ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, MPP मिल जाएगा। MPP कितना होगा आपका, 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर क्यों होगा, क्योंकि पहले की कैपेसिटी कितनी थी, 5 मीटर और दोनों की कैपेसिटी टोटल कितनी है, 9 मीटर। यानी कि जो सेकंड में लेबर आया उसकी कैपेसिटी कितनी है, 4 मीटर होगी। तो इस कंडीशन में एक एक्स्ट्रा लेबर को लगाने से जो कैपेसिटी में इंक्रीमेंट होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, MPPN बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पहला MPPN। अब सेकंड आपको निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला है आपका MPP इंटू MR। MPP क्या है, जो अभी आपने यहाँ पे निकाला था फॉर्मूले के थ्रू MPP, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप मार्जिनल रेवेन्यू से। मार्जिनल रेवेन्यू फिर से आप एग्जांपल के थ्रू इसको समझिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि एक लेबर को आप रखते हैं तो आप उसको पेमेंट कितना करते हैं, 25 रुपीज़ करते हैं। ठीक है, अब 2 लेबर्स को रखते हैं तो उस कंडीशन में टोटल जो आपका पेमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 45 रुपीज़ का हो रहा है। तो इस कंडीशन में सेकंड वाले का रेट कितना होगा, 45 माइनस 25, 20 रुपीज़। मीन्स पहले वाले को पेमेंट कितना दे रहे हो आप, 25 रुपीज़। सेकेंड वाले को पेमेंट आप कितना दे रहे हो, 20 रुपीज़। तो ये डिफरेंस क्या होता है, एनालिसिस होता है कि आपका MRP का कंडीशन क्या है। इसके थ्रू आप MRP की कंडीशन का एनालिसिस आसानी से कर सकते हो कि पर्टिकुलर किस रेट में किस लेबर को रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग पर जो लेबर है उनकी वैल्यू कितनी है। अब थर्ड है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी MPP में किसका गुणा किसका मल्टीप्लाई करते हैं, AR का। AR यहाँ पे आपका मार्केट प्राइस भी हो सकता है या इसी को आप क्या कह सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। मीन्स एवरेज रेवेन्यू और जो प्रोडक्ट का प्राइस यानी जो फैक्टर के प्राइस हैं दोनों जनरली क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये MPP और एवरेज रेवेन्यू का जब आप मल्टीप्लाई करते हो या प्राइस का जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है,
VMP मीन्स वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मीन्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का वैल्यू क्या है वो आपको क्लियर हो जाता है। यहाँ पे भी आप इसको एग्जांपल के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। मान लो कपड़े की जो कीमत है, रेट है, वो कितना है, 5 रुपीज़ मीटर है, ठीक है। अब मान लो सामने वाला कितना यूनिट बनाता है, 12 यूनिट बनाता है, तो उसके कंडीशन में जो VMP क्या कितना होगा आपका, 12 × 5 = 60 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो तीनों कंडीशन का, और इसके थ्रू आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हो कि आपका MPP कितना है, MRP कितना है, VMP किस तरह का है। इसके कैलकुलेशन का मेन जो रीज़न है वो ये है कि हम जानते हैं कि जो आपका मार्जिनल वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होता है, जनरली जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है उससे लगभग दोनों आपस में बराबर होते हैं, ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता है। मतलब VMPP हमेशा इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, जो आपका MRP है उसके इक्वल में होता है। तो जनरली ये दोनों की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, किस कंडीशन में, जब आपका क्या है, फुल कंपटीशन वाली कंडीशन है उस समय में। और जब आपका कंपटीशन जो है फुल लेवल पे नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो VMP है वो बड़ा होता है किससे, MRP से, ठीक है। तो इसके थ्रू आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हो कि जो आपका कंडीशन है वो किसके अकॉर्डिंग है, मीन्स आपका जो कंडीशन है वो फुल कंपटीशन वाला है या फिर आपका कैसा है, फुल कंपटीशन वाला कंडीशन नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्राइस की कंडीशन का एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। अब इसके थ्रू आपका फिर से यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है, जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है, जो फर्म है वो किस कंडीशन में है, टोटल फुल कंपटीशन की कंडीशन में है। अब 10 लेबर्स हैं जो क्या करते हैं, 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं और पर यूनिट रेट कितना है, 10 रुपीज़ है। तो उसके अकॉर्डिंग उनको टोटल जो अमाउंट रिसीव होता है वो टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है, 500 रुपीज़ रिसीव हो रहा है। मीन्स जब 10 लेबर काम करते हैं तो कितना यूनिट बनता है, 50 यूनिट बनता है, और पर यूनिट रेट कितना है, 10 है। तो 50 × 10 = आपको टोटल जो इनकम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 500 हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि एक लेबर को एक्स्ट्रा इंक्रीज़ कर रहे हैं, मीन्स अभी तक कितने थे, 10, अब टोटल कितने हो गए, एक और को इंक्रीज़ कर दिए, टोटल जो नंबर ऑफ़ वर्कर हैं वो कितने हो गए, 11 हो गए। इस कंडीशन में जो आपका प्रोडक्शन है वो कितना इंक्रीज़ हो जा रहा है, 53, मीन्स पहले जो यूनिट था वो कितना था, 50 यूनिट होता था, अब आपका कितना यूनिट हो रहा है, 53 यूनिट हो रहा है। तो सबसे पहले आप MPP निकालोगे कि एक लेबर के आने से आपका कितना यूनिट इंक्रीज़ हुआ। तो टोटल यहाँ पे क्लियर है कि आपका कितना यूनिट इंक्रीज़ हुआ, 3 यूनिट। पहले 50 यूनिट बनता था, एक लेबर एक्स्ट्रा आने से क्या कितना यूनिट एक्स्ट्रा बनने लगा, 3 यूनिट एक्स्ट्रा बनने लगा। अब ये 3 यूनिट का रेट कितना है, हम जानते हैं पर यूनिट कितना रुपीज़ है, 10 रुपीज़। तो 3 यूनिट का कितना रुपीज़ होगा, आपका टोटल 30 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका MVP कितना हो जाएगा, 30 रुपीज़। मीन्स एक लेबर के आने से आपका जो MVP है वो कितने से इंक्रीज़ हो गया, 30 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गया। अब MRP आप देखेंगे टोटल कितना था, पहले 500 था, एक लेबर के एक्स्ट्रा आने से टोटल जो अमाउंट है वो कितने से इंक्रीज़ हो गया, 500 + 30 - 500, 30 आपका प्रोडक्शन अब होने लगा। पहले यूनिट टोटल कितने प्रोडक्ट होते थे, 500, और अब कितने हो गए, 530, मीन्स दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 रुपीज़ का, ठीक है। ये सब किस कंडीशन में है, जब फुल कंपटीशन है उस कंडीशन में। अब मान लो फुल कंपटीशन की कंडीशन
नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फर्म 10 रुपये में ही प्रोडक्ट को बेचे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उस कंडीशन में वो क्या करेगी, रेट को गिरा देगी और 10 की जगह वो प्रोडक्ट कितने में बेचेगी, 9 रुपीज़ में बेचेगी। तो इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट का टोटल वैल्यू आपको मिलेगा, यानी 53 यूनिट आप बना रहे हो, लेकिन आपको एक्चुअल में अमाउंट कितना मिलेगा, 477 ही मिलेगा, 530 आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये किस कंडीशन में, जब फुल कंपटीशन वाली कंडीशन नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका एमआरपी का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका क्या रहेगा, जो एमआरपी है और जो एमवीपी है दोनों बराबर नहीं होंगे। फुल कंपटीशन में क्या होगा कि आपका ये दोनों बराबर रहेगा, और जबकि जब फुल कंपटीशन नहीं है उसमें ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी बराबर नहीं रहेंगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशन का एनालिसिस कर सकते हैं। ये किससे रिलेटेड था, मार्जिनल से। अब आप समझेंगे एवरेज की कंडीशन से। ये है आपका एवरेज फिज़िकल प्रोडक्शन और ये है आपका एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्शन। इसके भी फॉर्मूले यहाँ पे दिए हैं कि किस तरह से आप इनको भी निकाल सकते हैं, और इसके थ्रू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसका प्राइसिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने क्यों समझा, ताकि हम आगे जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो किस तरह से डिसाइड की जाती है उसको हम आसानी से समझ सकें, इसलिए हमने ये सारी चीज़ों को समझा। जब हम ये तीनों चीज़ों को समझ जाते हैं और प्लस एवरेज की कंडीशन को समझ जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंडीशन है, उसमें 2 कंडीशन है, एक है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों में जो भी कैलकुलेशन है और किस रीज़न से है, वो सारी कंडीशन हमको आसानी से क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है।